हम लोग आज की एक दो न्यूज़ है वो कर लेते हैं, देन विल टॉक समथिंग एल्स। देखिए, जो हमारा क्रेन एनर्जी गवर्नमेंट डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को कैसे परीक्षा में आप लिखोगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। आपने वह डिस्प्यूट समझ लिया है, अब नाउ आई एम द ऑलमोस्ट सेम थिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको एग्ज़ाम में कैसे आपको याद रहे उस पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात क्या है, इस डिस्प्यूट का अमाउंट क्या है। 1.2 बिलियन डॉलर है, जो रफली 8,000 करोड़ का है। ठीक है, इसमें अवार्ड किस कोर्ट ने दिया है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको पीसीए बोलते हैं, हेग में दिया है, दिसंबर 2020 में दिया है। यह मुद्दा क्या है, यह अवार्ड क्यों हुआ है? इंडियन गवर्नमेंट ने थर्ड इशू क्या हो गया, यह अवार्ड क्यों दिया गया है, मुद्दा क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड क्रेन एनर्जी के साथ से मांगी। वह जो एक इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए टैक्स ट्रीटी के तहत, वह नहीं किया गया। और जो इंडिया यूके की बायलैटरल ट्रीटी है, उसका सम्मान नहीं किया गया। तो एक सवाल क्या बन सकता है, बायलैटरल ट्रीटी किस देश के साथ थी? अब एक कन्फ्यूजन कैसे आएगा, सेटलमेंट कहाँ हो रहा है, हेग में हो रहा है। किसने किया, यूके ने किया है। तो इंडिया यूके की जो बायलैटरल ट्रीटी थी, उसका सम्मान नहीं हुआ है। सरकार के पास ऑप्शन क्या है, सरकार के पास 90 दिन का समय है इस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए। यह अवार्ड चैलेंज कहाँ होगा, एक हायर कोर्ट में होगा। वह कोर्ट कहाँ पे है, सिंगापुर में है। सरकार कोशिश क्या कर रही है, जो अभी हाल में सरकार उनसे बात कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, जो सरकार की एक विवाद से विश्वास की स्कीम है, उसमें वह चले जाएं और डिस्प्यूट को ख़त्म कर दें। ये भारत सरकार चाह रही है। हालांकि ये पार्ट आपके काम का उतना नहीं है। यह डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ, यह विवाद आरंभ कैसे हुआ? तो एक जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इशू है, यह आपको जरूर लिखना होगा कि यह विवाद भूतलक्षी कर विवाद से जुड़ा हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स इशू से जुड़ा हुआ है। यह 15 साल पुराना विवाद है, इट इज़ ए 15 ईयर्स ओल्ड इशू। यह 2006-07 में हुआ था, जब क्रेन यूके एक कंपनी है, इसने एक इंटरनल रीअरेंजमेंट किया। उस इंटरनल रीअरेंजमेंट प्रोसेस में उसने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र किया क्रेन इंडिया होल्डिंग को। तो जो अपना क्रेन इंडिया होल्डिंग से क्रेन इंडिया को ट्रांसफ़र किया। तो उसको और आसान कर देते हैं कि जो क्रेन यूके था, उसने अपने कार्यक्रम में, अपने अंदर के सिस्टम में उसने एक इंटरनल रीअरेंजमेंट किया। उस इंटरनल रीअरेंजमेंट के तहत जो क्रेन इंडिया होल्डिंग के शेयर्स थे, इनको क्रेन इंडिया को ट्रांसफ़र किया। जब क्रेन इंडिया होल्डिंग के शेयर्स को क्रेन इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया, तो भारत के कर अधिकारियों, जो टैक्स अथॉरिटीज़ थे इंडिया का, उन्होंने कहा कि इसमें कैपिटल गेन उत्पन्न होगा। तो एक सवाल और क्या बन गया कि कैपिटल गेन का इशू था या बिजनेस इनकम का इशू था। मतलब जितना ही आप इसको डीपली इन्वेस्टिगेट कर सके, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो अगला एक सवाल क्या बन गया कि जो यह मुद्दा खड़ा हुआ, ये कैपिटल गेन का इशू था या बिजनेस इनकम का इशू था? यह कैपिटल गेन का इशू था। तो 24,500 करोड़ रुपए के कैपिटल गेन का इशू था। अब जो कैपिटल गेन का इशू था, उसमें जो कंपनी ने, जो क्रेन कंपनी थी और इंडियन गवर्नमेंट थे, दोनों ने अलग अलग तरीके से इसको एनालाइज किया। अब यह जो जजमेंट, जो पीसीए हेग का जजमेंट आया, उसमें क्या खास बात थी? उन्होंने कहा यह सिर्फ टैक्स से रिलेटेड नहीं है, यह एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट है।
इट इज़ नॉट ओनली ए डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स ओनली, यह इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट है। इसलिए चूंकि यह इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट है, इसलिए इसका जुडिशियल चला गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। अगला सवाल क्या बना फिल्म्स का, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में क्यों गया? ए, टैक्स डिस्प्यूट था, बी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट था, सी, टैक्स इन्वेस्टमेंट दोनों था, डी, कुछ भी नहीं था। ऐसे और बनाते ना, जब आपको ट्रैप बना ऐसे करते ना, तो आपका आंसर क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है? क्योंकि सारा का सारा जुरिस्डिक्शन है वह इस बात पर आधारित है। अगर यह सिर्फ टैक्स का डिस्प्यूट हो जाता तो हो सकता है यह उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाता। आपको मैं एक लेक्चर लूँगा इंटरनेशनल लॉ पे टू एक्सप्लेन इट मोर, मैं इस सवाल को आता हुआ देख रहा हूँ कि सवाल आ सकता है। तो एक चीज़ क्या हो गई कि जो जुरिस्डिक्शन बन रहा है उस आर्बिट्रेशन पैनल का, कोर्ट का, उसका रीजन क्या है? यह एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट है और यह जो कार्य भारत सरकार ने किया है यह इनकंसिस्टेंट विद ट्रीटी है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। एनी कंफ्यूजन? कोई भी सवाल आएगा चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, इसके बाहर नहीं जाएगा। और बहुत संभावना है जो आदमी सवाल पूछ रहा है उससे ज़्यादा आप जान रहे हो। क्यों? इसको 2-3 तरह से एनालाइज करने की कोशिश की गई है। मुझे और कोई एंगल दिख नहीं रहा, अगर दिखेगा तो आई विल ट्राई टू सप्लीमेंट दैट ऑल्सो। क्या है, अपने ने एक जो नई सीरीज स्टार्ट की है कि जितने लीडिंग न्यूज़ है उनका पीछा करने का। कोई लीडिंग न्यूज़ राइज होती है उसका पीछा करने का कि वह कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो सो दैट कि अगर मान लो हमको लीडिंग न्यूज़ के 4 सवाल मिल गए तो उन 4 सवालों में जितना मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हम एक्सप्लॉइट कर लें। देखिए, कभी यह संभावना नहीं हो सकती कि आपको मेंस का पूरा पेपर आता हो, संभावना नहीं हो सकती है, चाहे जो कर डालें हम, ऐसा न ऐसा कुछ आएगा। लेकिन जो मिल रहा है उसको इतना पीछा करने का कि उसमें मैक्सिमम नंबर हम एक्सप्लॉइट कर लें। तो मान लो ये 10 नंबर का सवाल आता है तो 7-8 नंबर इसमें हमको मिल जाए। तो मान लो कोई हमारा सवाल कमज़ोर होता है तो क्या होगा कि हमारे को एक सुविधा होगी बेहतर मार्क्स पाने की। दूसरा एक और इशू है जो आपके पास आएगा, वो है न्यू पीएससी पॉलिसी। ये पीएससी पॉलिसी क्या है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी है। अब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पॉलिसी का एक मेन इशू क्या है कि सरकार पब्लिक सेक्टर से अपने को बाहर निकाल रही है। सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़ के 12 और सेक्टर से सरकार अपने को बाहर निकाल रही है और यह कह रही है सरकार कि सिर्फ मैक्सिमम 4 सेक्टर्स में सरकार रहेगी, बाकी सारे सेक्टर से सरकार बाहर आ जाएगी। तो जो रिमेनिंग सेक्टर, इन 4 सेक्टर को छोड़कर जो रिमेनिंग सेक्टर हैं उसको इस तरह से रेशनलाइज किया जाएगा मर्जर और एमलगेमेशन के द्वारा कि प्राइवेट पर्सन उसमें इंटर कर जाए, तो प्राइवेटाइजेशन उसमें हो जाएगा। अब इसके बाद एक सवाल प्रीलिम्स का बहुत बेहतर बन रहा है कि कितने सेक्टर में, खासकर पीसेस के सवालों के लिए, कि कितने सेक्टर में सरकार रहेगी। तो 4 सेक्टर्स के बारे में सरकार लगातार कहती आ रही है। तो 4 सेक्टर में सरकार रहेगी। वह सेक्टर होंगे क्या? वह स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे और स्टेट ओन्ड फर्म होगी और अदर को जो और उसके अलावा स्टेट ओन्ड फर्म है उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब यह किया क्यों जा रहा है? हमेशा एक कार्य कारण परंपरा से स्थापना करने की कोशिश करिए, बाकी ये किया क्यों जा रहा है? ऐसा इस विश्व में कुछ भी नहीं होता जिसके पीछे कोई कार्य कारण परंपरा न हो। अब हमको पता लगे न पता लगे डिफरेंट इशू। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, यह कार्य कारण परंपरा क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थॉट प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट? यह एक अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाना चाह रहे हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ग्लोबल, और जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको ग्लोबल आउटरीच देना चाह रहे हैं, उसको ग्लोबली कम्पिटिटिव करना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ और क्या आ गई कि हमारी जो न्यू पीएससी पॉलिसी है, जो हमारी नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी है, उस पब्लिक सेक्टर पॉलिसी के पीछे का दर्शन क्या है? उस पीछे का दर्शन क्या है कि हम अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाह रहे हैं।
हम अपने प्रोडक्शन को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर लेना चाहते हैं। हम एक प्रतिस्पर्धा के माहौल में आना चाहते हैं। उसके लिए हमको क्या होगा, हमको प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर आप कहाँ एक एक कदम बढ़ते जाइए। अब पहले आपने क्या समझा कि हमारे पास जितने सेक्टर थे, हम मेजॉरिटी सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे, 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रहेंगे। हम प्राइवेटाइज क्यों करना चाहते हैं, उसका रीज़न आ क्या। अब हम क्या है, हम प्राइवेटाइज करने से क्या होगा, जब हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम प्राइवेट सेक्टर से कोलैबोरेट करें और हम अपने वेल्थ को, R&D को इम्प्रूव करें, इन्हेंस करें, और इससे हमारी इकॉनमी ग्रोथ होगी। क्या है, यह इकॉनमी के ग्रोथ करने के लक्ष्य से किया गया है। अब इसको करने से क्या होगा कि जब हम गवर्नमेंट की इच्छा है कि इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मार्केट पे समाज पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जो हमारा MSME सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम इसमें बेहतर काम कर सकते हैं। यह दोनों आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सीधे सवाल नहीं आते हैं, अगर मान लीजिए सवाल सीधे नहीं आते हैं, तो भी आपके पास इनडायरेक्टली लिखने बहुत कुछ है। सपोज आपके पास कहीं लिखने का आता है तो आप कह सकते हो कि सरकार मान अर्थव्यवस्था के सुधार पे आपको लिखना है, तो आप कहो सरकार अर्थव्यवस्था के सुधार को कई तरीके से देख रही है। तो जो आपकी न्यू PSE पॉलिसी है वह भी अर्थव्यवस्था के सुधार की तरफ बढ़ा हुआ कदम है कि जो 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं उसमें सरकार अपनी उपस्थिति दर्ज रखेगी। Besides these 4 sectors, in other sectors, the government want the disinvestment, और गवर्नमेंट उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेगी। उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। हमारी कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ेंगी, हम एक डोमेस्टिक प्लेयर से इंटरनेशनल प्लेयर बन जाएंगे। हम ऐसे अपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट पर जाएं, हमको पैसा प्राप्त होगा। हमको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट प्लेयर से सुविधा प्राप्त होगी। अभी अगर हमारी ये कंपनियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर में हैं तो हमको रिसर्च और डेवलपमेंट में और इन्वेस्टमेंट में हमको कोई सहूलियत नहीं मिलती है। जब हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारा सेक्टर तो हमारा ही है, एसेट तो देश का ही है, देश में रहेगा। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और इन्वेस्टमेंट है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स जब इसमें इंटरवीन करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटी इन्हेंस होगी। अब इसको कहीं भी लिखना चाहो आप, ये क्या है, मैं एक चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ कि मेरे पढ़ाए मटेरियल से सीधा सवाल चाहे न भी बने, लेकिन यह मटेरियल बहुत से सवालों में प्रवेश कर सकता है। बस आप यह आर्ट सीखो, यह प्रवेश कैसे करेगा। अगर आप प्रवेश कराने का आर्ट सीख गए तो आपके पास इतना बड़ा मटेरियल हो जाएगा अवेलेबल कि आप किसी भी सवाल में ब्लैंक नहीं रहोगे। मतलब ये आपको नहीं लगेगा यार मैं तो कुछ नहीं जान रहा हूँ, ये नहीं रहेगा। अगर ईश्वर ने साथ दिया, सवाल सीधा आ गया, तब तो आपका घोड़ा चेतक की तरफ भागेगा। अगर सीधा नहीं भी आता है तो आपके पास एक ऐसा इंफॉर्मेशन का रिजर्वायर है कि उसमें से आप निकाल के लिख सकते हो। तो यह इंफॉर्मेशन के रिजर्वायर का एक पार्ट है। PSE पॉलिसी इतनी बड़ी पॉलिसी नहीं है कि इंडिपेंडेंट सवाल आए। PSE पॉलिसी एक किसी सवाल का पार्ट बन सकती है, लेकिन यह पॉलिसी अगर आप अर्थव्यवस्था के उत्थान में सरकार के प्रयत्नों को देखो तो यह पॉलिसी आपको मदद करती दिख रही है। अगर आप इससे से 20-25 शब्द भी निकाल के लिखा तो आपके काम हो जाएगा। जो एनर्जी का इशू है वह इशू हमको आता क्यों दिख रहा है, लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट ऑल्सो। वह मामला अभी तक विशुद्ध टैक्सेशन का था, टिल इट वॉज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन ए स्टेप टू रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। इट वॉज बेसिकली ए मैटर ऑफ ओनली द टैक्सेशन। नाउ इट हैज़ बीन रीच टू द ग्लोबल इम्पैक्ट। यह इंटरनेशनल रिलेशन का इशू हो गया। अब इंटरनेशनल रिलेशन का इशू कैसे हो गया, इमेजिन सिचुएशन, आपको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत की बढ़ती साख के बारे में लिखना है, ठीक है ना। भारत ने इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया, देर सवेर भारत ने इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया, भारत ने वह कंपनसेशन पे कर दिया। तो हाउ यू इनकैश दिस इशू फॉर राइटिंग योर आंसर। आप कहोगे एक ऐसा मुद्दा था
जिस पे भारत कोई और दृष्टिकोण ले सकता था, लेकिन भारत ने सदाशयता दिखाई और उन्होंने क्लीन एनर्जी का कंपनसेशन पे कर दिया। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में छवि में सुधार आया। द इमेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, और अपने यहाँ निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप इसको उस निवेश से जोड़ दो। मान लो कि आपके पास से फिगर आता है कि इस दौरान भारत में 12% का निवेश बढ़ा। आप इसी को जोड़ दो कि भारत का 12% का निवेश बढ़ा, उसमें भारत के इस कदम के योगदान को भी देखा जाना चाहिए कि भारत ने जिस तरह की सदाशयता दिखाई, जिस तरह की गुडविल भारत ने शो की। इंडिया हैज शोन द गुडविल एंड एक्सेप्टेड दिस इशू विच हैज गिवन ए ग्रेट सिग्नल टू द वर्ल्ड सोसाइटी कि इंडिया इज रिस्पेक्टिंग द bilateral treaties, and India is respecting the bilateral treaties, and India is respecting the issues with respect to international relation। ये भी आप घुमा के लिख सकते हो। अगर ये सवाल इस तरह लिख रहे हो तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने का, संभाल के छोटा लिखने का, लेकिन ऐसी आर्ट हो कि उस सवाल संभाल के लिखने में आपकी विद्वता, आपकी जानकारी दिख जाए। तो आप थोड़ा थोड़ा लिख दो इसमें इशू क्या था। अगर मान लो ये सवाल आप किसी सवाल के पार्ट में इस्तेमाल कर रहे हो तो 20, 25, 30 शब्द में आप लिख दो कि मुद्दा क्या था। एक ही लाइन का मुद्दा है, जिसमें जो कल का पार्ट किया था कि फिस्कल पॉलिसी वर्सेस द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसको आप लिख दो। आज का जो मुद्दा लिखा छोटा सा लिख दो। तो आप 20-25 शब्द में कह के आप बात खत्म कर सकते हो। अगर इंटरव्यू में ये देखो, इंटरव्यू के एक आर्ट क्या है, जो एक हमने कॉन्सेप्ट दिया था डायरी में, कमल व्यू। यह आर्ट बहुतों ने इस्तेमाल किया। क्या होता है कि आप एग्जामिनर को टेम्प्ट करो कि वह आपका सवाल पूछे। और टेम्प्टिंग कैसे होती है, अपने सवाल में ही ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो कि जिस टेक्नोलॉजी को आप जानते हो। एग्जामिनर को एहसास नहीं होता उस समय। एग्जामिनर अगर फ्लो में आ गया तो आपके सहारे एग्जामिनर सवाल पूछने लगता है। ये काम बहुतों ने किया हुआ है, लेकिन उनका लेवल ऊपर होता है। एक आम लेवल का लड़का काम होता है, तो आपको उसके लिए अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करना होगा। जब आप अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर लोगे तब आप उस लेवल का काम कर सकते हो। तो यह कैसे आएगा, जितनी ज़्यादा आप एनालिसिस करने की कोशिश करोगे। आई एम पर्पजली रिपीटिंग सो मेनी चैप्टर्स ओनली फॉर द सीमेंट अगेन। मैं क्रेन एनर्जी का मुद्दा आज छोड़ भी सकता था। जो मैंने आज पढ़ाया कल पढ़ाया कोई खास फर्क नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था। बट आई वांट टू एक्सप्लेन द पॉइंट वाइज एंड हाउ वी कैन यूज इट विद द इंटरनेशनल रिलेशन। ये हो सकता है इस सवाल इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाए। इस सवाल के आने के दो संभावनाएं हैं। एक आपके कहते हैं इकोनॉमिक्स के पार्ट में, जहाँ पे निवेश की नीति है। दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, जहाँ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध किन किन तरीकों से व्याख्यायित होते हैं। आज से 30 साल पहले भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामरिक रणनीतियाँ बहुत होती राह होती थी, स्पाइंग होती थी। अब सब खत्म हो गया है। अगर आप फॉरेन सर्विस में जाओगे तो आप देखोगे आपके पास एक ही काम होगा, सुबह शाम लोगों से मिलना। फॉरेन सर्विस का आदमी के पास सिर्फ काम होता है मीटिंग, और कोई काम नहीं करता। आज उससे मिल रहा है, कल उससे मिल रहा है, कल परसों उससे मिल रहा है। तो उसका जो ऑफिस होता है मीटिंग अरेंज करता रहता है। उस मीटिंग में बात क्या होती है, भारत की छवि ठीक करो, भारत के व्यापार के बारे में बात करो, वाणिज्य के बारे में बात करो। तो जो इंडियन फॉरेन सर्विस का एक कलेवर हुआ करता था 30-40 ईयर्स बैक, वो अब नहीं रह गया है। अब कलेवर पूरा चेंज हो गया है, और कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंसेस का इशूज़ जो हैं बहुत वह संजीदगी से सामने आने लग गए हैं। तो अगर आप उस तरह से देखो तो ये सवाल इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन में भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। अब जो आप इसको और जोड़ सकते हो, देखिए भारत एक संघर्ष कर रहा है कि उसको परमानेंट सीट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। ये भी कहते हैं भारत 1947 में दावेदार था, उसमें भारत ने उसको नहीं लिया। ये आप लोग पढ़ रहे होंगे, कहा जा रहा है चीन ने जो लिया वो भारत पा सकता था, और नेहरू जी ने बहुत ही एग्रेसिवली नहीं किया। आप लगातार पढ़ रहे होंगे। इसी बात को हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं। अगर भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख ठीक नहीं करेगा, परमानेंट सीट कब मिलेगी, जब सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स कन्विंस होंगे। वो कब कन्विंस होंगे, जब आपकी साख ठीक होगी। अगर आप क्लीन एनर्जी से सबसे निवेश पे झगड़ा करते रहोगे तो आपकी साख कैसे ठीक होगी। हर देश अपना हित चाहता है। आप देखो आपका हित कहाँ से जाके उससे मिलता है। तो अगर आप हर देश के हित को ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी साख कैसे बढ़ेगी। हमेशा साख कैसे बढ़ती है, जब आदमी गिव एंड टेक दोनों करता है। आप सिर्फ टेक करो, गिव मत करो, तो साख कैसे बढ़ेगी। तो यह जो एक मुद्दा है, भारत का परिणाम क्या आता है, लेट्स वेट द मार्च एंड क्या आता है उसमें। उसके बाद अगर ये स्वीकार होगा, इसके चांसेस बहुत फेयर हैं, तो आप इस बात की वकालत अपने आंसर शीट में कर सकते हो कि साहब इन्होंने इस बात को
इम्प्रूव किया। तो दीज आर द, देखिए है ना, जो एक लाइन है स्टॉप लिविंग द पास्ट, मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि आप उसको अलग तरीके से सोचने की कोशिश करिए। जो आपका वो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है उसमें क्या है कि 4-5 सवाल लिखने के हैं। आप लोगों का स्तर और लोगों से बेहतर है, तो आप क्या करो कि फर्स्ट राउंड में 2 सवाल लिखो। आप दो, यह एक इंफॉर्मेशन गेन का प्रोसेस है कि मान लो 20 माइंड काम करते हैं, तो 20 माइंड से एनालाइज किया हुआ आउटकम एक बार में दिख जाएगा। तो सवाल जो बनेगा उसका आप 5 सवाल बनाओगे तो 20 सवाल पढ़ो तो 5 सवाल बनाओगे, ऐसा तो होता नहीं है कि हमने 5 सवाल उसमें 5 बन गया। आप 20 फैक्ट पढ़ोगे तो आपने एक तो फैक्ट पढ़ने की प्रक्रिया में आप आ गए। दूसरा, जो माइंड्स और काम करेंगे उनके भी आप सवाल देखेंगे। तो लेकिन क्या है, एक बार में सारे सवालों की बॉम्बार्डिंग मत करिए। 1.5 घंटे का टाइम मैंने फिक्स किया है, 1.5 घंटे में सवाल को धीरे धीरे करिए। मान लो आपके पास 4-5 सवाल तैयार है, आप एक बार में एक सवाल दीजिए। लेट वेट अदर्स ऑल्सो, अदर्स क्या बोलते हैं, तो आप दूसरों की मेहनत का भी फायदा उठाने की कोशिश करो, रादर देन अपनी ही मेहनत सबको दे दो। तो ये प्रक्रिया शुरू कर दें। लेट्स सी आज कैसा होता है, देन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू स्टॉप द पर्सन जिसके सवाल बड़े स्टैंडर्ड नहीं है वो न लिखें, स्टैंडर्ड सवाल ही लिखने की कोशिश करें, अच्छे सवाल लिखने की कोशिश करें। एक मैं आपको और राय दूंगा कि हमने एक आपके क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की है। उस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस में हमने एक पॉइंट से बहुत से पॉइंट निकाले हैं। जो आप सवाल बनाओ उस सवाल से जुड़े और पॉइंट आप देखो। तो व्हेन यू रिप्लाई योर क्वेश्चन, आप उसको भी लिखने की कोशिश करो। आप जब लिखोगे तो याद होने की प्रक्रिया और तीव्र होगी। तो अपनी एक इच्छा ये भी है कि आप सवाल तो बनाओ ही बनाओ, सवाल से जुड़े तथ्य भी जानो और आप में आंसर देने की प्रक्रिया भी आवे। तो क्या होगा, आपने कोई आंसर दिया उससे जुड़ा तथ्य बता, भाई ये हमारे 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन 2 में भी ये पॉइंट है, ऑप्शन 3 में पॉइंट है। तो जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो, सवाल कोई करेगा ही करेगा, तो इट विल इम्प्रूव सब्सटेंशियली। लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग, दिस इज द 2-3 प्रोसेस। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। As far as your study part is concerned, कुछ पूछना हो तो you can ask anything। कुछ नहीं, आप बुद्धत्व प्राप्त है आपको। डायरी वैसे लिखते हो, मैं उठी, खाना खाया, सो गई, कुछ बड़ा किया डायरी को कि छोड़ दिया लिखना? डायरी आप जरूर लिखा करो। वो क्या है ना, वो एक जो डायरी आपके डिसअपॉइंटमेंट का, फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट भी है। यू सी सो मेनी थिंग्स। तो जो सिविल सर्विस तैयारी है बहुत कठिन है, बहुत कठिन काम है ये। तो मान लो आप डिसअपॉइंटेड हुए, फ्रस्ट्रेशन हुए, तो हाउ यू कैन आउटलेट। कभी आप तो अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, मदर से, फादर से, भाई से, बहन से शेयर करो, दोस्त शेयर करो। समटाइम्स यू डोंट वांट टू शेयर, हर चीज़ शेयर नहीं हो सकती है। तो आपके पास एक ऐसा जरिया है जहां आप शेयर कर सकते हो, तो आप वहाँ उसको लिखो। और कभी अगर आप बड़े आदमी बनोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार देखो ये एक तकलीफ का टाइम था, ये कष्ट का टाइम था, हमने ऐसे अपने को कन्विंस किया था, ऐसा हमने अपने को सहेजा था। तो यह कई तरह से आपको मदद करता है। तो आप लोग डायरी ज़रूर लिखा करो, बड़ी डायरी लिखने की कोशिश करो। अगर रोज़ बड़ी नहीं लिख पाते तो हफ्ते में 2-3 दिन बड़ी लिखो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज़ लिखो। रजत आप और लिखो, क्योंकि इंजीनियर्स का दिक्कत क्या होता है, लिखते नहीं। आप और सृजन तीनों आदमी, आप तीनों इंजीनियर हो, आप लोगों की राइटिंग जो कैपेबिलिटी है ह्यूमैनिटीज़ की तुलना में कम होती है, बिकॉज यू आर यूज टू राइट इन द पॉइंटेड आंसर। लेकिन अब आप ह्यूमैनिटीज़, जो आपका जीएस है कंप्लीट ह्यूमैनिटीज़ है, तो उसमें पॉइंटेड आंसर नहीं है, थोड़ा से आंसर एक सिस्टम आना चाहिए। तो आप तीनों आदमी के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है, जरूरी सबके लिए है। इंजीनियर्स के साथ है कि उनको फ्लो में लाना ज़्यादा होता है। अगर आप तीनों देखो तो कंप्यूटर इंजीनियर के साथ और दिक्कत है, तो सीधा इक्वेशन की बात करते हैं। इफ़ आई सी द इंजीनियरिंग पार्ट ऑल्सो, तो कंप्यूटर इंजीनियर और कम लिखता है। तो आप लोग लिखने की कोशिश करो तो शायद फ़र्क आएगा। और आपने हिंदी लिटरेचर लिया, आपके तो और ज़रूरी है, क्योंकि जो लिटरेचर है थोड़ा सा राइटिंग की मांग करता है। जो यंग एस्पायरेंट है उनके बारे में आप अभी बी पास नहीं किया ना आपने नहीं किया बी, और आपने? मेरा हो गया। अच्छा, 2 लोग हो जो बी पास नहीं किए हो, तो आप लोग पास समय है। आप लोग तो डायरी खूब लिखो, क्योंकि आपके पास टाइम है ना। आप लोग लेक्चर ही लिख लिया करो। अगर आपको और कुछ नहीं दिखता है, मैं तो इतना ज़्यादा दाएँ बाएँ से बोलता हूँ, उसी को लिख सकते हो आप। भाई किसी इशू को मैं उठाता हूँ तो आगे पीछे सब कर देता हूँ ना, उसी में इसको आप लिख दो ना। क्योंकि अगर आपको कभी दूसरा, मैं आपको एक और देता हूँ सलाह कि जिस तरह से मैं लाइव करता हूँ, आप ट्राई टू सी इसमें क्या मिस हो रहा है।
व्हेन आई टुक अप एनी टॉपिक तो मैं उसको बहुत एनालाइज करता हूँ। आप ये देखो इसमें क्या मिस हो रहा है, तो ट्राई टू क्रिटिकली इवेलुएट द लेक्चर, किसमें क्या है, क्या मिस हो गया है, क्या और ऐड हो सकता है। देखिए परफेक्शन तो कहीं होता नहीं है, परफेक्शन इज़ ए कंप्लीट यूटोपियन कॉन्सेप्ट, जो 100/100 है वो होता कभी नहीं है। इसलिए आप देखिए गेट पे 100/100 नहीं मिलता है, एक परसेंटाइल मिलता है। तो वह कॉन्सेप्ट क्या होता है कि परफेक्शन होता ही नहीं है, परफेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश होती है। आप जिसको परफेक्ट बोलते हो कल वो इम्परफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे लेक्चर में भी किया जाएगा, इसमें इम्परफेक्शन भरा ही होता है। अगर आप ठीक हो तो इम्परफेक्शन होगा ही होगा। तो आप उस इम्परफेक्शन को भी देखने की कोशिश करो कि इम्परफेक्शन इसमें क्या है, किस तरह का है, ये भी आपको हेल्प करेगा। क्या बेसिक अपनी टीचिंग का जो मूल मोटो है, आपका दिमाग कैसे फास्ट काम करे। मेन इंटरेस्ट इज़ टू गिव योर माइंड स्लोप, कि माइंड जो है उसमें एक जो एक पहाड़ों से नीचे बहती नदी की धारा है वैसे बहना शुरू कर जाए। अगर वो स्टार्ट हो गया तो बाकी काम आसान काम है, बाकी काम में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब